गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर हॉकिंग क्लासेस। गाइस, हॉकिंग क्लासेस में मैं राजन आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारी बुक शुरू हुई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हम पढ़कर चल रहे थे। इस हॉकिंग क्लासेस में, ये अकाउंट्स की क्लासेस में हमारे पास है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में गाइस हमारे पास जो स्केड्यूल्स आकर चलते हैं, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 9 में जो क्वेश्चंस किए हैं, जो टॉपिक्स किए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें डिक्टेट करना चाहूंगा। जो हमने टॉपिक्स किए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट का। और फिर टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर हमने टॉपिक किया था बैलेंस शीट के बारे में, कुछ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस करके चले थे। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये टॉपिक हमने कुछ डिस्कस करके कंप्लीट किए थे। राइट नाउ मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मेरे पास काफी क्वेरीज आई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिक्स क्वेश्चन कैसे करना है, बच्चों की ये क्वेरीज आई हैं। सो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट करवाना चाहूंगा। एक बार ध्यान से देखिएगा इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिक्स क्वेश्चन को, कि किस पोजीशन पर मैं क्या फंडामेंटल यूज कर रहा हूं, किस पोजीशन पर मैं कौन कौन से स्टेप उठा रहा हूं। एक बार उन्हें ध्यान से देखिएगा। सो राइट नाउ हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन शुरू करके चलते हैं। गाइस, लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं वो मिक्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है इस तरह से, राम एंड हरी आर द पार्टनर हु वर्क इन द रेशियो 3:2 इन द ईयर ऑफ 2010 to 11। राम एंड हरी जो कि पार्टनर है, जो कि काम करते हैं 3:2 की रेशियो में 2010 और 2011 में। राम एंड हरी हैं जो कि पार्टनर हैं, जो कि वर्क करते हैं 3:2 की रेशियो में इन द ईयर ऑफ 2010 एंड 11। दैट मीन्स टू से कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 की रेशियो में बांटकर चलते हैं। उसके बाद राम ने कंट्रीब्यूट की है एक अमाउंट 1 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। राम ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपए, साल की शुरुआत में ही उसने कंट्रीब्यूट कर दिए। और 2 लाख रुपए उसने किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में। और विड्रॉ किया उसने ₹10,000। मैंने कहा था जब खाली विड्रॉ लिखा हो, जब खाली विड्रॉ लिखा हो तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी ड्राइंग। जब खाली विड्रॉ लिखा हो तो ये हमारी बन जाएगी ड्राइंग। और जब कैपिटल विड्रॉ लिखा हो तो वो कैपिटल डिडक्शन बनेगी। और जब विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल लिखा हो तो वो भी कैपिटल डिडक्शन बनेगी। हरी ने कंट्रीब्यूट किए हैं 5 लाख रुपीस, और उसने साथ ही साथ कंट्रीब्यूट किए हैं 2 लाख रुपीस ऑन द 1 जनवरी 2011। पहली अमाउंट जो कंट्रीब्यूट की है उसकी डेट नहीं लिखी हुई, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये साल की शुरुआत में आई थी। और दूसरी अमाउंट की तो डेट हमारे पास मेंशन है ही, कि दूसरी कैपिटल कब आई है, एडिशनल कैपिटल कब आई है, उसकी डेट हमारे पास मेंशन है 1 जनवरी 2011। और हरी ने विड्रॉ की है एक अमाउंट 1 लाख रुपीस। हरी विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। उसने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में से। और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं राम का। यहां लिख दो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्योर, राम्स कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। राम की कैपिटल के ऊपर हम कैलकुलेट करके चलते हैं। चलिए आइए देखिए क्या है सिस्टम इसका। इसने 1 लाख रुपीस कब डाले हैं, इसने डाले हैं 1 अप्रैल 2010 को।
श्योर। और उसके बाद इसने 2 लाख रुपए डाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसने 2 लाख रुपए डाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये हमारे पास वीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। उसने कब निकाले हैं? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में, मतलब 6 महीने बीत गए, 3 महीने ये बीत गए, 3 महीने ये बीत गए, तब उसने पैसा निकाला, मतलब इस डेट को पैसा निकाला, मतलब 1 अक्टूबर को पैसा निकालकर चला, 1 अक्टूबर 2010 को पैसा निकालकर चला। उसके बाद पैसा निकालकर नहीं चला, उसने पैसा कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उसने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 1 अक्टूबर 2010 को। श्योर गाइस। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए तो दिया साल की शुरुआत में और 2 लाख रुपए दिया साल के बीच में। उसके बाद उसने 10,000 रुपए की ड्राइंग मेड की है, 10,000 रुपए की ड्राइंग मेड की है। कब की है ड्राइंग? उसने कोई डेट नहीं लिखी हुई, पहले तो 10,000 रुपए विड्रॉ है खाली, ये विड्रॉ है। विड्रॉ क्या बनेगी? ड्राइंग बनेगी। 10,000 रुपए विड्रॉ है खाली, तो विड्रॉ क्या बनेगी? ड्राइंग बनेगी। 10,000 रुपए विड्रॉ है तो ये विड्रॉ क्या बन जाएगी? ड्राइंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ड्राइंग बन जाएगी। और इसकी कोई डेट नहीं लिखी हुई, तो मतलब ये भी साल के बीच में ही निकाले हैं। जब कोई डेट नहीं लिखी होती ड्राइंग की तो साल के बीच में निकालने हैं। याद रखो, जब कैपिटल की कोई डेट नहीं लिखी हुई तो वो साल की शुरुआत में है, और जब ड्राइंग की कोई डेट नहीं लिखी हुई तो साल के बीच में है। श्योर। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। देखो गाइस, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम कैपिटल एडिशन होती है, जब हमारे पास, श्योर, यहां पर एक फॉर्मूला यूज करो। जब कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है, खाली कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम ओल्ड कैपिटल को एनुअल इंटरेस्ट देकर चलते हैं। श्योर। न्यू कैपिटल को जितने टाइम यूज हुई है, जितना टाइम यूज हुई है उसके हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं। श्योर। और जब कैपिटल रिडक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब कैपिटल रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तब हम क्या करते हैं? तब हम बैलेंस फिगर निकालते हैं कि स्टार्टिंग में बैलेंस फिगर क्या थी, स्टार्टिंग में बैलेंस फिगर क्या थी, वो कितने मंथ यूज हुई, कितने मंथ यूज हुई, फिर उसके बाद बैलेंस फिगर क्या आई, आफ्टर में बैलेंस फिगर क्या आई, और वो कितने मंथ यूज हुई। यही हम कैपिटल डिडक्शन में करते हैं, और यही जब कैपिटल एडिशन प्लस डिडक्शन का मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, कैपिटल डिडक्शन प्लस कैपिटल एडिशन का मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करके चलते हैं। श्योर। कैपिटल एडिशन में हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एडिशन में हम यूज करके चलते हैं, कैपिटल एडिशन में हम यूज करते हैं जो ओल्ड कैपिटल है, यानी कि जो स्टार्टिंग कैपिटल है उसे एनुअली का इंटरेस्ट देकर चलते हैं। फिर जो न्यू कैपिटल आई वो जितना टाइम यूज हुई है बिजनेस में उतना टाइम उसे इंटरेस्ट देकर चलते हैं। और कैपिटल डिडक्शन में और कैपिटल एडिशन प्लस डिडक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर तो खाली कैपिटल डिडक्शन का क्वेश्चन आया, श्योर। और दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल डिडक्शन भी मेंशन है उस क्वेश्चन में और कैपिटल एडिशन भी मेंशन है इस क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन में है, हमारे वाले क्वेश्चन में। श्योर। तो उन क्वेश्चंस में दोनों कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग बैलेंस फिगर को कितने मंथ के हिसाब से यूज हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस फिगर बनेगी वो कितने मंथ के हिसाब से यूज हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आप ये दो कॉन्सेप्ट उतारिए। अब हम आपके सामने इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब देखिए ये कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैपिटल एडिशन का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैपिटल एडिशन का। सर हमें कैसे पता चला कि ये कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहां पर पहले ये कैपिटल आई, फिर ये कैपिटल आई, उसके बाद ना तो कोई और कैपिटल ऐड हुई ना ही कोई और कैपिटल माइनस हुई। देखो
इसमें क्या कोई कैपिटल माइनस हुई है? नहीं हुई। क्या कोई दूसरी कैपिटल इसमें ऐड या लेस हुई? नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कोई और फॉर्मूला नहीं बना या कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बना, ये सिर्फ कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसमें पुरानी कैपिटल के साथ नई कैपिटल आई है और कोई और कैपिटल माइनस नहीं हुई, सिर्फ कैपिटल ऐड हुई है, जिसकी वजह से ये कैपिटल एडिशन का कॉन्सेप्ट हुआ है। क्योंकि इसमें पुरानी कैपिटल के साथ नई कैपिटल आई है और कोई और कैपिटल माइनस नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कैपिटल एडिशन का ही कॉन्सेप्ट बनकर चलता है। तो आइए यहां पर करते हैं, क्या करते थे कैपिटल एडिशन में? जो कैपिटल स्टार्टिंग में हमारे पास यूज हुई है उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देकर चलेंगे। स्टार्टिंग में ये कैपिटल है 1 लाख रुपए, पूरे साल का इंटरेस्ट दो। कितना देना है? 6% है, 6/100 इंटू में 12 बाय में 12 किया, कितना हो गया? 6000 हो गया। श्योर। उसके बाद हमारे पास 2 लाख रुपए कैपिटल आई। ये कब आई है? 1 अक्टूबर को आई है, तो मतलब अक्टूबर में आई है, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने बैठते हैं? 6 मंथ बैठते हैं। तो ये 6 महीने खत्म होने के बाद आई है, 6 मंथ खत्म होने के बाद आई है, तो अगले 6 मंथ यूज होगी, तो इसको 6/12 कर देंगे, इसको 6/12 कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। श्योर गाइस। तो टोटल हो गया 12,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम्स कैपिटल क्या हो गया? राम्स कैपिटल क्या हो जाएगा? 6,000 रुपीज, सॉरी 12,000 रुपीज। देखिए, जो कैपिटल हमारी स्टार्टिंग की कैपिटल है, उस स्टार्टिंग की कैपिटल पर पूरे साल का देंगे, उस स्टार्टिंग की कैपिटल पर पूरे साल का देंगे। श्योर गाइस। जो कैपिटल स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, यानी कि ये वाली कैपिटल है, उस कैपिटल पर पूरे साल का देंगे। और जो कैपिटल उसके बाद आई है, फिर वो देखेंगे कि किस तारीख को आई है। ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर को आई है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2011 तक कितने मंथ बैठते हैं? सर 6 महीने बैठते हैं। सर 6 महीने बैठते हैं, तो इसको 6 महीने के हिसाब से देंगे। और ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं? कितने महीने बैठते हैं? 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक कितने महीने बैठते हैं? सर यहां बैठते हैं हमारे पास 12 मंथ्स। हमारे पास यहां कितने मंथ हैं? 12 मंथ्स। और ये 1 अक्टूबर को आई है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2011 तक कितने महीने हैं? हमारे पास हैं 6 मंथ्स। देखिए, पहली कैपिटल 1 अप्रैल को आई है, 1 अप्रैल 2010 को आई है, तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक कितने महीने बैठते हैं? सर 12 महीने बैठते हैं, तो 12 महीने का इंटरेस्ट देकर चलेंगे। ये 1 अक्टूबर को आई है, तो 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक कितने महीने बैठते हैं? 6 महीने बैठते हैं, तो इसे 6 महीने का इंटरेस्ट देकर चलेंगे। श्योर गाइस। ओके, तो दोनों को इंटरेस्ट दे दिया, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और टोटल इंटरेस्ट लिख दिया। आप राम की कैपिटल का इंटरेस्ट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे शाम्स की कैपिटल की। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ, सॉरी, हरीज कैपिटल। दूसरा पार्टनर का क्या नाम है? हरी। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ हरीज कैपिटल। श्योर गाइस। अब देखिए, हरी ने क्या किया? हरी ने कंट्रीब्यूट की है 5 लाख रुपए। कोई डेट नहीं लिखी हुई कि कब कंट्रीब्यूट किया है, तो ये 5 लाख रुपए जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, इसकी कोई डेट मेंशन है हमारे पास? देखो, यहां पर कोई डेट मेंशन है? यहां से लेकर यहां तक कोई डेट मेंशन है? सर नहीं है। तो नहीं है, तो ये कब होगी? इस साल की शुरुआत में होगी, 1 अप्रैल 2010 को होगी। ईयर हमने कौन सा मेंशन किया है? सर हमने ईयर 2010 to 11 का मेंशन किया है। श्योर। उसके बाद हरी ने कंट्रीब्यूट किए हैं 2 लाख रुपए 1 जनवरी 2011 को। उसने 2 लाख रुपए कब कंट्रीब्यूट किए हैं? 1 जनवरी 2011 को कंट्रीब्यूट किए हैं। श्योर गाइस। जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्लीज उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को कीजिएगा। बुक के कॉन्सेप्ट से मत चलिएगा। बुक में थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के समझने के लायक है। श्योर।
सो हरी ने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं 1 जनवरी 2011 को। उसके बाद हरी ने विड्रॉ की है अमाउंट 1 लाख रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ की है। तो 1 लाख रुपए उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ की है। कब विड्रॉ की है? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 6 महीने बीत जाने के बाद जब 7वां महीना शुरू हुआ तब उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ की। मतलब 6 मंथ खत्म हो जाने के बाद जब 7 मंथ शुरू हुआ तब उसने कैपिटल विड्रॉ की। ये देखो 6 मंथ खत्म हो गए, जब 7 मंथ शुरू हुआ तब उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ की, अक्टूबर में जाकर की है। श्योर? तो 1 अक्टूबर 2011 को की है। श्योर? अब ये देखिए अप्रैल से लेकर अप्रैल में कितने रही बैलेंस फिगर। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? ये हमारे पास कैपिटल एडिशन का भी कॉन्सेप्ट है इसी में, और इसी में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल डिडक्शन का भी। कैपिटल डिडक्शन का भी दोनों कॉन्सेप्ट आ गए तो इसे हम मिक्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे हम मिक्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं वही कॉन्सेप्ट लगेगा कैपिटल डिडक्शन में। वही कॉन्सेप्ट लगेगा कैपिटल डिडक्शन में। जो बातें मैं इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, जो बातें मैं इस मिक्स कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, वही का वही कॉन्सेप्ट किसके बराबर है? कैपिटल डिडक्शन के बराबर है। वही बातें कहां एप्लीकेबल होंगी? कैपिटल डिडक्शन में भी एप्लीकेबल होंगी। श्योर? सो राइट नाउ जो बातें मिक्स कॉन्सेप्ट में बताई जाएंगी वही बातें कैपिटल डिडक्शन में भी आ जाती है। श्योर? अब देखिए बैलेंस फिगर का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। बैलेंस फिगर का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। 1 अप्रैल को कितनी दी? 5 लाख रुपए। चलो जी, अप्रैल में कितनी रही? 5 लाख रही। मई में भी कितनी रही? 5 लाख रही। जून में 5 रही। जुलाई में 5 रही। देखो अप्रैल में 5 रही, मई में 5 रही, जून में भी 5 रही, जुलाई में भी 5 लाख रही, अगस्त में 5 लाख रही, सितंबर में 5 लाख रही। लेकिन अक्टूबर में जाकर चेंज हो गई ना। देखो अक्टूबर में जाकर चेंज हो गई। 1 अक्टूबर 2011 को चेंज हो गई। अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही चेंज हो गई। तो अप्रैल से सितंबर तक कितनी रही? अप्रैल से सितंबर 2011 तक कितनी रही? 31 सितंबर 2011 तक कितनी रही? सर 5 लाख रही। श्योर? यहां लिख देता हूं 5 लाख रही 1 अप्रैल टू 31 सितंबर 2011। श्योर? कितनी रही? 5 लाख रही। कितनी रही? 5 लाख रही। उसके बाद अक्टूबर में जाकर चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब कम हो गई। कितनी कम हुई? 1 लाख कम हो गई। तो 1 लाख कम हो गई तो मतलब 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए तो बाकी कितने बचे? 4 लाख बचे। 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए, 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए तो बाकी बचे 4 लाख रुपए। बाकी 4 लाख बचे। तो वो कब रहे? वो अक्टूबर में 4 लाख रहे, नवंबर में भी 4 लाख रहे, दिसंबर में भी 4 लाख रहे, लेकिन जनवरी में जाकर फिर से चेंज हो गई। जनवरी में जाकर फिर से चेंज हो गई। तो ये कब रहे? ये 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक रहे। ये कब रहे? 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक रहे। फर्स्ट अक्टूबर 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक रहे। श्योर गाइस? कब कब रहे? 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक रहे। श्योर? उसके बाद जनवरी में फिर से अमाउंट चेंज हो गई। जनवरी में क्या हुआ? 2 लाख ऐड हो गए। हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट थी? 4 लाख थी। 2 लाख और ऐड हो गए तो टोटल हो गई 6 लाख रुपए। टोटल हो गए 6 लाख रुपए। वो कब हुए? वो 1 जनवरी 2011 से लेकर कब तक रहे होंगे? 31 मार्च 2011 जो कि हमारा ईयर एंड है तब तक रहे होंगे। श्योर गाइस? दोबारा से देखो 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को थे तो वो अप्रैल में भी थे, मई में भी थे, जून में भी थे, जुलाई में भी थे, अगस्त में भी थे, सितंबर में भी थे, लेकिन अक्टूबर में जाकर चेंज हो गए। अक्टूबर में जाकर
चेंज हो गए। अक्टूबर में 1 लाख कम हो गया, तो जिसकी वजह से 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख रह गया। तो अक्टूबर में 4 लाख रह गया, नवंबर में भी 4 लाख रहा, दिसंबर में भी 4 लाख रहा, और उसके बाद जनवरी में फिर से चेंज हो गया। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने रहे? 4 लाख रहे। श्योर। इस जनवरी में जाकर फिर से चेंज हो गए, जनवरी में 2 लाख और आ गए, तो 4 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए? टोटल 6 लाख हो गए। तो जनवरी में 6 लाख रहे, फरवरी में भी 6 लाख रहे, और मार्च में भी 6 लाख रहे। मार्च तक क्यों लिया है? क्योंकि मार्च 2011 हमारा ईयर एंडिंग है। श्योर गाइस। तो इस तरह से हमें अपनी बैलेंस फिगर कैलकुलेट करके चलनी है कैपिटल की। श्योर गाइस। तो आइए यहां कैलकुलेट करता हूं मैं, नीचे कैलकुलेट कर दूं थोड़ा। आइए नीचे कैलकुलेट करते हैं हम। तो 5 लाख कितने महीने रहे? 5 लाख का 6/100 करेंगे तो साल का हो गया। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितने महीने हो गए? 6 मंथ हो गए। कितने महीने हो गए? 6 मंथ हो गए। तो 6/12 कर देंगे। 4 लाख 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर हुए, तो 4 लाख का हम करेंगे 6/100 कितने महीने के लिए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने? 3 महीने ही अमाउंट यूज हुई है ना, तो 3 महीने कैलकुलेट करके चलेंगे। 6 लाख का 6/100 करेंगे, साल का हो गया। 6/100 करेंगे, 6/100 करेंगे तो साल का हो गया। ये देखो 6/100 करेंगे तो साल का हो गया। और कितने महीने यूज हुई है? जनवरी से लेकर मार्च तक, मतलब 3 महीने यूज हुई है। तो 3 महीने का कैलकुलेट कर देंगे। 3/12 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000 डिवाइडेड बाय में 2, 15,000 तो इसकी आ गई, और इसकी कितनी आ जाएगी? 24,000 एंड डिवाइडेड बाय में 4, 6,000 इसकी आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 36,000 डिवाइडेड बाय में 4, 9,000 आ जाएगी। तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? इन तीनों का हो जाएगा 30,000 रुपीज आपका टोटल हो जाएगा। लो गाइस, ये थी आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। कैलकुलेशन हमारी ठीक है और क्वेश्चन हमारा राइट है। होप सो आप लोगों को ये मिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार आपको कैपिटल डिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एक बार कैपिटल डिडक्शन का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो हमने पिछले लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट शुरू किया था, अब हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में आगे क्या क्या केसेस आकर चलते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा शुरू कर रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा कैपिटल डिडक्शन से रिलेटेड। वो क्वेश्चन है हमारा कैपिटल डिडक्शन से रिलेटेड। कैपिटल एडिशन का भी कॉन्सेप्ट करा दिया, कैपिटल एडिशन प्लस कैपिटल डिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट करा दिया। अब खाली कैपिटल डिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, राम एंड हरि आर द पार्टनर। राम और हरि क्या है? पार्टनर है, जो किस रेशो में काम करते हैं? 3:2 की रेशो में काम करते हैं इन द ईयर ऑफ 2010 to 11। श्योर। तो मतलब वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस की जो बांटने वाली रेशो है उनकी, वो 3:2 है। जिस रेशो में वो प्रॉफिट्स को बांटेंगे अपने, और जिस रेशो में वो अपने लॉसेस को बांटेंगे, वो 3:2 है। उसके बाद राम ने कंट्रीब्यूट की है एक अमाउंट 1 लाख रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1 लाख रुपए उसने साल की शुरुआत में दिए हैं। तो 1 लाख रुपए उसने कब दिए हैं? कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ राम्स कैपिटल। राम ने 1 लाख रुपए कब दिए हैं? राम ने 1 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए हैं साल की शुरुआत में। दैट मीन्स टू से 1 अप्रैल 2010 को दिए हैं। 1 लाख रुपए कब दिए हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये साल की शुरुआत में दिए हैं, तो मतलब 1 अप्रैल 2010 को दिए हैं। और उसने रिड्यूस की है एक अमाउंट 50,000 रुपए। उसने 50,000 रुपए रिड्यूस किए हैं, 50,000 रुपीज उसने रिड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में, मतलब 6 महीने खत्म हो जाने के बाद, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के खत्म हो जाने के बाद उसने 1 अक्टूबर को पैसे निकाले हैं। 1 अक्टूबर 2010 को पैसे
निकाले हैं 50,000 रुपीज। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इन द ईयर ऑफ 2010 to 11। चलो जी, अब देखो अप्रैल में कितनी रही बैलेंस फिगर, वही कॉन्सेप्ट, बैलेंस फिगर वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। अप्रैल में कितने रहे 1 लाख, मई में कितने रहे 1 लाख, जून में 1 लाख, जुलाई में 1 लाख, अगस्त में 1 लाख, सितंबर में 1 लाख, लेकिन अक्टूबर में जाकर चेंज हुई अमाउंट। तो ये जो 1 लाख है ये कब से कब तक रहे, ये अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर कब तक रहे 31 सितंबर 2010 तक रहे। श्योर? तो कितने महीने रहे 6 मंथ रहे। श्योर? उसके बाद 50,000 रुपए निकाल लिए तो बाकी कितने बचे, 1 लाख में से 50,000 रुपए निकाल लिए तो बाकी कितने बचे 50,000 रुपए बचे। 1 लाख में से 50,000 निकाल लिए तो बाकी 50,000 रुपए बचे, बाकी 50,000 रुपीज बचा। वो कब आए, वो 1 अक्टूबर को बनी। वो बैलेंस फिगर कब बनी, 1 अक्टूबर 2010 को बनी, क्योंकि 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 निकाल लिए थे तो बाकी कितने बचे 50,000 बचे। तो 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 निकालने के बाद 50,000 बाकी बचे। श्योर? तो 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 मार्च ईयर एंड तक, है ना, 31 मार्च 2011 तक 50,000 ही रहे। तो ये 6 मंथ के लिए रहे। तो 1 लाख रुपए पर हम 6/100 करेंगे 6 मंथ का, और 50,000 पर हम 6/100 करेंगे 6 मंथ का। तो ये कितना हो गया 3,000 हो गया। श्योर? ये कितना हो गया 1500 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 4,500 हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। श्योर? टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 4,500 हो गया। देखिए, साल की शुरुआत में उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। श्योर? तो अप्रैल में 1 लाख रहे, मई में 1 लाख रहे, जून में 1 लाख रहे, जुलाई में भी 1 लाख रहे, अगस्त में 1 लाख रहे, सितंबर में 1 लाख रहे। लेकिन अक्टूबर में जाकर चेंजेस हुए, अक्टूबर में जाकर 50,000 रुपीज निकाल लिए गए। तो 1 लाख में से 50,000 रुपीज निकाल लिए गए तो बाकी कितने बचे 50,000 रुपीज बचे। तो अक्टूबर में 50,000 रहे, सितंबर नवंबर में भी 50,000 रहे, दिसंबर में 50,000 रहे, जनवरी फरवरी मार्च में भी 50,000 रहे। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने रहे 50,000 रहे। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 1 लाख रहा, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक 50,000 रहा। तो 1 लाख रुपए पर 6 महीने का ब्याज दिया, 50,000 रुपए पर 6 महीने का ब्याज दिया, अगले 6 महीने का ब्याज दिया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बना 4,500। तो आप इसे चेक कर सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है गाइस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मैं सिंपल मेथड करवा चुका था, अब मैं करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अनदर मेथड्स। सो अब हमारे पास आता है मंथली मेथड। देखो क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3 तरह के मेथड्स को इंक्लूड करके चलता है। पहला सिंपल मेथड, दूसरा मंथली मेथड, तीसरा आपके पास क्वार्टरली मेथड आता है। सिंपल मेथड क्या होता है, सिंपल मेथड तो यही हुआ कि उसने राम ने, जैसे सपोज करो सिंपल मेथड में आपके पास क्या आएगा, सो गाइस सिंपल मेथड में आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, श्योर गाइस। तो ये है आपका ड्राइंग का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एज्यूम कर रहा हूं 10% पर एनम, 10% पर एनम। कहता राम एक पार्टनर है आपकी पार्टनरशिप फर्म का, जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम और हरि की कितनी है 3:2, यानी कि उनके प्रॉफिट्स को बांटने की रेशियो, लॉसेस को बांटने की रेशियो 3:2 है। राम ने विड्रॉ की है अमाउंट्स, विड्रॉ खाली वर्ड यूज हुआ है, विड्रॉ, विड्रॉ खाली वर्ड यूज होता है, तो मैंने क्या बताया था, खाली वर्ड विड्रॉ यूज होता है तो वो ड्रॉइंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10% पर एनम।
पहले केस में कहता है कि उसने ₹10,000 निकाले, लेकिन कोई भी डेट नहीं बता रखी, कोई भी डेट नहीं बता रखी, तो वो क्या होंगे, ड्यूरिंग द ईयर होंगे। तो केस नंबर फर्स्ट को हम सॉर्ट आउट करते हैं। 10,000 निकाले हैं, हाँ जी, 10/100 साल का है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 6 महीने बीत जाने पर निकाले हैं, तो अगले 6 महीने के लिए यूज किए होंगे। 6 महीने खत्म हो जाने पर निकाले हैं, तो अगले 6 महीने के लिए यूज किए होंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 इंटू में 6/12, तो ये आपका कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 500। केस नंबर 2 पर आओ। उसने 50,000 निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 निकाले हैं, हाँ जी, उसका 10% साल का बनता है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मतलब 6 मंथ खत्म हो जाने के बाद निकाले हैं, तो अगले 6 मंथ के लिए यूज किए होंगे। जैसे ये 6 मंथ खत्म हो जाने के बाद निकाले थे और अगले 6 मंथ यूज किए थे, वैसे ही ये 6 मंथ खत्म हो जाने के बाद निकाले हैं और अगले 6 मंथ यूज किए हैं, तो ये कितना बनेगा, 2500 बनेगा। श्योर। जब डेट ना लिखी हो तब भी ड्यूरिंग द ईयर मानेंगे, और जब ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तब भी ड्यूरिंग द ईयर मानेंगे, और जब 1 अक्टूबर लिखा हो तब भी ड्यूरिंग द ईयर मानेंगे। श्योर। और जब 1 अक्टूबर लिखा हो, 1 अक्टूबर लिखा हो तब भी ड्यूरिंग द ईयर ही एज्यूम करके चलेंगे, तब भी ड्यूरिंग द ईयर ही एज्यूम करके चलेंगे। श्योर गाइस। केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है कि 10,000 निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। गाइस आपके पास ना अब कॉन्सेप्ट आता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। श्योर। इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। देखिए, गाइस जो पार्टनर है ना, पार्टनर 2 बार अपनी अमाउंट को विड्रॉ करता है। देखो, अगर तो पार्टनर एक बार साल में एक बार अपनी अमाउंट विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्रॉइंग। श्योर। अगर वो एक बार विड्रॉ करता है तो उस एक बार को कहते हैं सिंपल मेथड। जब वो सिर्फ पूरे साल में एक ही बार विड्रॉ करेगा, उसके बाद वो विड्रॉ करेगा ही नहीं, तो वो आती है सिंपल मेथड में, जो अभी हमने पीछे किया है। वो आती है सिंपल मेथड में, जो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में किया है। जब वो सिर्फ एक बार विड्रॉ करता है। श्योर। उसके बाद आता है आपका मंथली मेथड, उसके बाद आता है आपका मंथली मेथड। मंथली मेथड में क्या होता है, जब वो हर महीने विड्रॉ करता है, हर महीने विड्रॉ करता है, तो वो बनता है आपका मंथली मेथड। जब वो हर महीने विड्रॉ करता है तो वो आपका बनता है मंथली मेथड। जब वो हर महीने निकालेगा तो वो मंथली मेथड बन जाएगा। क्वार्टरली मेथड, क्वार्टरली मेथड जब वो हर 3 महीने में विड्रॉ करता है, मतलब हर क्वार्टर विड्रॉ करता है, हर 3 महीने में विड्रॉ करता है, मतलब हर 3 महीने में वो एक बार पैसा निकाल लेता है, हर 3 महीने में वो पैसा निकाल लेता है। जब वो हर महीने पैसा निकालता है, मंथली मेथड। साल में एक बार निकालता है, जब वो साल में एक बार निकालता है तो सिंपल मेथड। देखिए, जब वो साल में एक बार पैसा निकालता है तो वो सिंपल मेथड। जब वो साल के हर महीने पैसा निकालता है तो वो मंथली मेथड। जब वो साल के हर 3 महीने बाद पैसा निकालता है या हर 3 महीने में पैसा निकालता है तो वो क्वार्टरली मेथड। आप इसे नोट कीजिए, जब वो साल में एक बार पैसा निकालता है सिंगल टाइम, वो होता है सिंपल मेथड। जब वो साल के हर महीने पैसा निकालता है, हर महीने, वो होता है मंथली मेथड। जब वो हर 3 महीने में पैसा निकालता है वो होता है क्वार्टरली मेथड। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आकर चलेगा वो होगा मंथली मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा मंथली मेथड का। श्योर गाइस। मंथली मेथड में हमारे पास क्या होंगे कॉन्सेप्ट,
क्वेश्चन नंबर 3। देखो मंथली मेथड में अब हमें डेट फिक्स तो नहीं पता कि मंथली कौन सा पैसा किस महीने निकाला, वो किस महीने के लिए यूज हुआ, वो कितने टाइम के लिए यूज हुआ, क्या हमें इस चीज को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज करो वो कहता है कि 10,000 निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। उसने कहा कि 10,000 विड्रॉ किए हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब अलग अलग बार पैसा निकाला है, क्या हम उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करके चलेंगे कि 10,000 पहले महीने निकाले उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग कैलकुलेशन होगी, दूसरे महीने निकाले उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग कैलकुलेशन होगी, तीसरे महीने जो निकाले हैं उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग कैलकुलेशन होगी, जो 10,000 चौथे महीने निकाले हैं उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग कैलकुलेशन होगी। क्या हम हर महीने जो पैसा निकाल रहे हैं उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे? तो आंसर आता है नहीं। क्या हम जो हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, क्या जो वो अलग अलग पैसा निकाल रहे हैं, क्या हम उसकी अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके चलेंगे? आंसर आता है नहीं। श्योर। उसके लिए हम टाइम पीरियड निकालकर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे कि सारी अमाउंट का जितना भी उसने पैसा निकाला है उसकी एवरेज टाइम पीरियड क्या बनकर चलती है। उसने जितना भी पैसा निकाला है उसकी एवरेज टाइम पीरियड क्या बनकर चलती है। सो उसकी एवरेज टाइम पीरियड क्या होती है उसका फॉर्मूला है हमारे पास। उसका फॉर्मूला क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू लास्ट मंथ, श्योर, प्लस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ टू लास्ट मंथ, लास्ट मंथ लास्ट डेट, लास्ट मंथ लास्ट डेट, श्योर। और डिवाइडेड बाय कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपको समझाता हूं कि बिगिनिंग के केस में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। बिगिनिंग के केस में कैसे लगता है कॉन्सेप्ट। देखो आपके पास जो पीरियड स्टार्ट होता है वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पीरियड आपके पास स्टार्टिंग होती है। ये पीरियड्स को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। आपके पास पीरियड आते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। श्योर। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ। अच्छा उसने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है हर महीने की स्टार्टिंग डेट में निकाले हैं, मतलब हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले हैं। तो जब उसने फर्स्ट मंथ का पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, उसने हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले हैं। तो पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ का पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। कहां से होगा? 1 अप्रैल से होगा ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा यहां मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1 अप्रैल टू पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ का कहां से पीरियड स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल लिख दिया, श्योर। 1 अप्रैल टू लास्ट मंथ की लास्ट डेट। लास्ट मंथ की लास्ट डेट क्या होती है? लास्ट मंथ होता है मार्च और उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च। लास्ट मंथ की लास्ट डेट मतलब लास्ट मंथ होता है मार्च, हमारे साल का आखिरी मंथ मार्च होता है और आखिरी डेट होती है 31 मार्च। प्लस कर देंगे पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? अच्छा लास्ट मंथ में जो उसने पैसे निकाले होंगे कब निकाले होंगे? वो भी 1 मार्च को ही निकाले होंगे ना, क्योंकि हर महीने की शुरुआत को निकाल रहा है तो वो भी 1 मार्च को ही निकाले होंगे पैसे।
लास्ट मंथ में जो उसने पैसे निकाले होंगे वो भी फर्स्ट मार्च को ही निकाले होंगे पैसे, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में पैसे निकाल रहा है। तो लास्ट महीने में भी उसने शुरुआत में ही निकाले होंगे पैसे। तो लास्ट मंथ के क्या होगा पीरियड, लास्ट मंथ का पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होगा टू एंड का हो रहा है लास्ट मंथ की लास्ट डेट। लास्ट मंथ की लास्ट डेट हो गया 31 मार्च। श्योर, डिवाइडेड बाय में 2। कितने महीने बन गए, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 मंथ हो गए। प्लस मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, हाँ जी कितने महीने हो गए, 1 मंथ हो गया, डिवाइडेड बाय में 2। तो कितने हो गए, 13 मंथ हो गया, डिवाइडेड बाय में 2। तो एवरेजली कितना निकला, 6.5 मंथ। 6.5 मंथ्स एवरेजली निकला है हमारा, 6.5 मंथ एवरेजली निकलकर चला है। किस केस में, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ के केस में। नोट डाउन कीजिए, ये तो हमने एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना बाकी है। ये तो एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड कितना आया, 6.5 मंथ। श्योर, अब जो नेक्स्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट देखिए, कितना पैसा निकाला, 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत को निकाले हैं पैसे 10,000 रुपए, मतलब हर महीने उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, हर महीने उसने 10,000 रुपए निकाले हैं। मतलब 10,000 रुपए उसने अप्रैल में निकाले, मई में निकाले, फिर जून में निकाले, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में भी निकाले, फिर जनवरी में निकाले। श्योर, पहले उसने 10,000 अप्रैल में निकाले, फिर उसने 10,000 मई में निकाले, फिर उसने 10,000 जून में निकाले, फिर उसने 10,000 जुलाई में निकाले, फिर उसने 10,000 1 अगस्त को निकाले होंगे, फिर उसने 10,000 1 सितंबर को निकाले होंगे, फिर 10,000 अक्टूबर में निकाले होंगे, 10,000 नवंबर में निकाले होंगे, 10,000 दिसंबर में निकाले होंगे, ऐसे अप टू मार्च तक निकाले होंगे। श्योर, और हर महीने की पहली तारीख को निकाले होंगे। श्योर, तो 10,000 उसने कितनी बार निकाल लिए, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 बार निकाले। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट हो गई 10,000 इंटू में 12, यानी कि आपके बन गए 1,20,000। कितने बन गए, ₹1,20,000, क्योंकि 12 बार पैसे निकाले हैं ना, यहां पर उसने 12 बार पैसे निकाले हैं। श्योर, यहां उसने हर महीने पैसे निकाले हैं, तो हर महीने निकाले हैं, तो साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। श्योर, तो उसने कितनी बार पैसे निकाले, 12 बार पैसे निकाले हैं। तो उसने कितनी बार पैसे निकाले हैं, 12 बार पैसे निकाले हैं। श्योर, इस वजह से 10,000 इंटू में 12 किया तो 1,20,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आकर चली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हमारे पास 10% पर एनम। एवरेज टाइम पीरियड कितना निकला था हमारा, एवरेज टाइम पीरियड कितना निकला था, 6.5 मंथ। कितना निकला था, 6.5 मंथ। तो यहां पर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेट कर दूं, सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया, देखिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई कितने महीनों का निकालना है, 6.5 महीनों का निकालना है। 6.5 डिवाइड बाय में 12, तो कितना निकला 12,000। 12,000 अगर 6.5 डिवाइड बाय में 12 करो, मल्टीप्लाई बाय में 6.5 डिवाइड बाय में 12 किया तो आपका निकला 6,500। तो कितना निकला 6,500। ये है आपकी इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन। नोट डाउन कीजिए जल्दी। सो नेक्स्ट है ₹10,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। ₹10,000 10,000
नेक्स्ट है ₹10,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ दैट इज 15th ऑफ ईच मंथ। कब निकाले होंगे पैसे उसने? हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले होंगे। कब निकाले होंगे उसने पैसे? हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले हैं। कब निकाले हैं? हर महीने की 15 तारीख को, मतलब अप्रैल 15 को निकाले। पहले उसने अमाउंट कब निकाली? अप्रैल 15 को निकाली, श्योर। उसके बाद उसने मई 15 को निकाली। पहले 10,000 उसने अप्रैल 15 को निकाले, फिर 10,000 उसने मई 15 को निकाले, फिर 10,000 उसने जून 15 को निकाले, फिर 10,000 जुलाई 15 को निकाले, फिर 10,000 अगस्त 15 को निकाले, फिर 10,000 सितंबर 15 को निकाले, फिर 10,000 अक्टूबर 15 को निकाले। ऐसे करते 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 उसने मार्च तक पैसे निकाले हैं। तो ऐसे करते करते उसने लास्ट महीना है मार्च, तो मार्च 15 को भी उसने 10,000 रुपए निकाले हैं। हर महीने उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, श्योर। तो इसमें एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला, लेकिन आंसर अलग आएगा। फॉर्मूला सेम होगा, आंसर अलग आएगा। यह है टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू लास्ट मंथ लास्ट डेट, शो प्लस टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ टू लास्ट मंथ लास्ट डेट और डिवाइडेड बाय में 2, श्योर। तो कितना हो गया? एवरेज टाइम पीरियड क्या हो गया? एवरेज टाइम पीरियड क्या निकलेगा? देखो, फर्स्ट मंथ की कौन सी तारीख को पैसा निकाला? 15 अप्रैल को। सो ये आपका बना 15 अप्रैल से लेकर लास्ट मंथ की लास्ट डेट कौन सी होगी? लास्ट मंथ होता है मार्च का और लास्ट डेट होती है 31 मार्च। तो हो गया 31 मार्च। टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ कहां से शुरू होगा? मार्च। तो कहां से शुरू होगी? 15 तारीख से, 15 मार्च से, क्योंकि 15 तारीख को ही पैसे निकाले हैं। तो प्लस में 15 मार्च से पैसे निकाले। लास्ट मंथ की टाइम पीरियड कहां से शुरू होगी? 15 मार्च से होगी ना। टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ कहां से शुरू होगा? लास्ट मंथ होता है मार्च का और उसका टाइम पीरियड शुरू होगा 15 मार्च से। लास्ट मंथ होता है मार्च का, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 15 मार्च से, 15 मार्च से। सो 15 मार्च टू 31 मार्च डिवाइडेड बाय में 2। देखो, हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाल रहे हैं, श्योर। तो पहले महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला, मतलब 15 अप्रैल को पैसा निकाला, तो लास्ट मंथ लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च, श्योर। आखिरी महीने की भी 15 तारीख को पैसा निकाला, तो 15 मार्च को पैसा निकाला होगा, तो लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च। लास्ट मंथ लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च और डिवाइडेड बाय में 2 कर दिया, श्योर। अब कितने महीने बैठेंगे? अप्रैल से लेकर मार्च तक, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? देखो, 11 महीने ये हो गए, 1 2 3, देखो आधा महीना ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने ये और आधा महीना शुरुआत का, तो टोटल हो गए 11.5 मंथ। कितने हो गए? 11.5 मंथ हो गए। प्लस में 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 0.5 मंथ होते हैं और डिवाइडेड बाय में 2, तो टोटल महीने हो गए 12 मंथ डिवाइडेड बाय में 2, तो एवरेजली निकला 6 मंथ, श्योर। तो क्या इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसने कितनी बार पैसे निकाले हैं? हर महीने पैसे निकाले हैं, तो पूरा साल पैसे निकाले हैं, तो पूरे 12 महीने पैसे निकाले हैं। उसने 15 अप्रैल को निकाले, 15 मई को निकाले, 15 जून को निकाले, 15 जुलाई को निकाले, 15 अगस्त को निकाले, 15 सितंबर को निकाले। ऐसे करते करते उसने पूरे 12 महीने पैसा निकाला है। कितने महीने पैसा निकाला है? ही विड्रू अमाउंट फॉर 12 मंथ। कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स के लिए, श्योर। उसने 12 महीने लगातार पैसे निकाले हैं, तो 10,000 12 बार निकाले होंगे, तो टोटल अमाउंट होती है 1,20,000। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई?
1,20,000। हर केस में देखो, हर केस में वो 12 बार ही पैसे निकाल रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग का केस हो, मिडल का केस हो, एंडिंग का केस हो, हर केस में वो 12 बार ही पैसे निकाल रहा है। श्योर। तो टोटल अमाउंट होगी 1,20,000। 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। श्योर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेट। और एवरेज टाइम पीरियड कितना है आपके पास? एवरेज टाइम कितना है? 6 मंथ निकल कर चला है। कितना है? 6 मंथ। तो यहां पर मैं लिख दूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू में 10/100 और इंटू में 6/12। तो कितना हो गया? 12,000 का आधा हो गया 6,000। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नोट डाउन कीजिए। सो केस नंबर 5 हमारे पास आता है ही विड्रू ₹10,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ। इन द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत, हर महीने के अंत में निकाले हैं। मतलब उसने अब किस तारीख को निकाले होंगे? 31st डेट को निकाले होंगे। अप्रैल की 31st को निकाले, श्योर, सॉरी अप्रैल की 30th को निकाले, फिर उसने मई 31st को निकाले, इसकी एंड डेट को निकाले, जुलाई की एंड डेट को निकाले, अगस्त में भी एंड में निकाले, सितंबर में एंड में निकाले, अक्टूबर में एंड में निकाले, नवंबर में भी एंड में निकाले, दिसंबर में एंड में निकाले, जनवरी में एंड में निकाले, ऐसे ही फरवरी में एंड में निकाले और मार्च में एंड में निकाले। तो मतलब हर महीने की एंड डेट को निकाले हैं, मतलब 31st या 30th डेट को निकालकर वो पैसे चला है। श्योर। उस हिसाब से टाइम पीरियड क्या निकलेगा उसका? एवरेज टाइम पीरियड का वही सेम फॉर्मूला आपको याद होगा। टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू लास्ट मंथ लास्ट डेट प्लस टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ। टाइम पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? लास्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है टू लास्ट मंथ लास्ट डेट तक। श्योर। एंड डिवाइडेड बाय में 2। तो क्या हो गया एवरेज टाइम पीरियड? देखो फर्स्ट मंथ कहां से शुरू हुआ होगा? 30th अप्रैल से शुरू हुआ होगा। फर्स्ट मंथ कहां से शुरू हुआ होगा? 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल को मैं फर्स्ट मई भी कह सकता हूं। देखो फर्स्ट मंथ कहां से शुरू हुआ होगा? फर्स्ट मंथ शुरू हुआ होगा 30th अप्रैल या फिर फर्स्ट मई, दोनों बातें एक ही हैं। श्योर। चलो आप 30th अप्रैल ले लो इसे, आप इसे 30th अप्रैल ले लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं ज्यादा से ज्यादा इजी करूंगा इसे। पानी तो आपके लिए जो टाइम पीरियड है, एवरेज टाइम पीरियड क्या हो गया? लास्ट मंथ कहां से, सॉरी फर्स्ट मंथ की टाइम पीरियड कहां से शुरू हुई है? 30th अप्रैल से शुरू हुई है। सो 30th अप्रैल टू फर्स्ट मंथ की टाइम पीरियड कहां से शुरू हुई है? 30th अप्रैल। क्यों? क्योंकि उसने एंड ऑफ द ईच मंथ में विड्रॉ किए हैं, इस वजह से 30th अप्रैल हुई है। फर्स्ट मंथ की जो टाइम पीरियड है वो 30th अप्रैल हुई है। फर्स्ट मंथ की जो टाइम पीरियड है वो कहां से शुरू हुई है? 30th अप्रैल से शुरू हुई है। सर क्यों 30th अप्रैल से शुरू हुई है? क्योंकि उसने हर मंथ के एंड में निकाले हैं। जब शुरुआत में निकाले थे तो फर्स्ट तारीख ली थी, मिडिल में निकाले थे तो 15 तारीख ली, एंड में निकाले हैं तो लास्ट तारीख लेंगे। श्योर। शुरुआत में निकाले तो फर्स्ट डेट ली, मिडिल में निकाले थे तो 15 डेट ली, और जब वो एंड में निकाल रहा है तो लास्ट डेट को लेकर चलेंगे। तो 30th अप्रैल से लेकर लास्ट मंथ की लास्ट डेट तो आपको पता ही है 31st मार्च। और प्लस में टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मंथ कहां से शुरू होता है? मार्च का। तो उसकी भी कौन सी लास्ट डेट होगी? 31st मार्च होगी। और इधर लास्ट मंथ की लास्ट डेट भी कौन सी है? 31st मार्च है। श्योर।
तो कितना हो गया टाइम पीरियड, यहां लिख दूं, देखो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया हमारे पास, अप्रैल तो खत्म हो गया, बाकी बचे 11 महीने, तो यहां हो गया 11 मंथ। प्लस में 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया, जीरो टाइम पीरियड हो गया। श्योर, तो आपके पास डिवाइडेड बाय में 2, इधर भी डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा, तो कितना बनेगा 11/2 विच इज इक्वल टू 5.5 मंथ, विच इज इक्वल टू 5.5 मंथ। श्योर, तो ये है आपका एवरेज टाइम पीरियड, नोट डाउन कीजिए। बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर अमाउंट अगर चेंज हो गई और उस सपोज करो यहां 10,000 की जगह 20,000 आ गया या 50,000 आ गया और लिखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। श्योर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ, और 10,000 की जगह लिखा रहा है 50,000 या फिर 30,000 या फिर 20,000। श्योर, तो क्या सर हमारा एवरेज टाइम पीरियड सेम कैलकुलेट होगा और सेम आंसर आएगा? यस, आपका एवरेज टाइम पीरियड सेम वे से कैलकुलेट होगा और उसका आंसर भी सेम आएगा। एवरेज टाइम पीरियड सेम वे से कैलकुलेट होगा और एवरेज टाइम पीरियड का आंसर भी सेम आएगा, लेकिन आपको अपनी बुक्स ऑफ एग्जामिनेशन में, आपको आपकी एग्जामिनेशन शीट में उस एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके दिखाना है। एग्जामिनर आपको इसी कैलकुलेशन के मार्क्स देने वाला है। श्योर, एग्जामिनर आपको इसी कैलकुलेशन के मार्क्स देने वाला है। श्योर, यहां पर अगर 10,000 की जगह 20,000 आ गया या 50,000 आ गया और लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ या इन द एंड ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग वाले केस में वही वाला टाइम पीरियड आएगा जो बिगिनिंग का था, जो इसमें निकाला है। मिडिल वाले में वही वाला आंसर आएगा जो इस वाले मिडिल में निकाला है। एंड वाले में वही वाला आंसर आएगा जो इस वाले एंड में निकाला है। दोबारा बोल रहा हूं, बिगिनिंग वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके बिगिनिंग में निकाली। मिडिल वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके मिडिल में निकाली। एंड वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके एंड में निकाली। बिगिनिंग वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके बिगिनिंग में निकाली। मिडिल वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके मिडिल में निकाली। एंड वाले कॉन्सेप्ट में वही एवरेज टाइम पीरियड आएगी जो इसके एंड में निकाली है। श्योर, श्योर सर। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल अमाउंट कितनी है सर, वो 12 बार ही पैसे निकालेगा क्योंकि वो हर साल पैसे, चाहे इसकी लास्ट डेट को निकाल रहा है पैसा, लेकिन निकाल तो रहा है ना इस डेट को। चाहे इसकी 30 अप्रैल को निकाल रहा है, लेकिन अप्रैल में पैसे निकाले तो सही। ऐसे ही उसने अप्रैल में भी निकाले, मई में, जून में, जुलाई में। चाहे इसकी बिगिनिंग डेट को निकाले, चाहे मिडिल डेट को निकाले, चाहे एंड डेट को निकाले, निकालेगा तो वो टोटल 12 बार ही निकालेगा, तो टोटल 12 बार ही। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 10,000 इंटू में 12, 1,20,000। श्योर, चाहे वो इसकी मिडिल में निकाले, चाहे वो इसकी स्टार्टिंग डेट में निकाल ले, मिडिल डेट में निकाले या एंड डेट में निकाले, निकालेगा तो वो हर महीने ही, तो निकालेगा तो टोटल 12 बार ही। तो टोटल अमाउंट बनती है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10% पर एनम। एवरेज टाइम पीरियड कितना निकला है, 5.5 मंथ। श्योर, तो आपका कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर कैलकुलेशन करें तो कितना हो गया, 1,20,000 का मल्टीप्लाई बाय में 10/100 और मल्टीप्लाई बाय में 5.5 डिवाइड बाय में 12। तो आप ये कैलकुलेट कर लो, 5,500 आएगा आपका, 5,500 आएगा आपका। श्योर, ये आएगा आपका 5,500। श्योर, तो ये आपका कितना आया, 5,500 आया।
1,20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 5.5 डिवाइड बाय में 12, तो आपका आया 5500 आंसर। श्योर गए? तो मैं एक बार फिर से डिटेल देना चाहूंगा, चाहे अमाउंट कोई भी हो, चाहे अमाउंट कोई भी हो, जो आपका एवरेज टाइम पीरियड की कैलकुलेशन है वो मिडल में भी वही रहेगी, एंडिंग में वही रहेगी और स्टार्टिंग में वही रहेगी। जो हमने इसकी स्टार्टिंग में निकाली है वही, अगर इसकी जगह देखो 10,000 की स्टार्टिंग में जो अमाउंट निकाली थी, अगर मैं 10,000 की जगह 50,000 करूं तो एवरेज टाइम पीरियड उतना ही आएगा, मिडल का सॉरी स्टार्टिंग का उतना ही आएगा। यहां 10,000 अमाउंट है, यहां 10,000 की जगह अगर मैं 50,000 कर दूं और उसका एंड ऑफ ईच मंथ देखूं तो तो एंड ऑफ ईच मंथ 50,000 के केस में भी 5.5 ही आएगा। श्योर? अगर मैं यहां 10,000 की जगह 50,000 कर दूं और मिडल ऑफ ईच मंथ करूं तो मिडल ऑफ ईच मंथ के केस में भी जो इसका मिडल निकाला था, जो इसका मिडल एवरेज टाइम पीरियड निकाला था वही आएगा। श्योर? यहां 10,000 की जगह 50,000 कर दूं और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर दूं, जो इसका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला था वही आएगा, जो इसका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला था वही एवरेज टाइम पीरियड आएगा। अच्छा, अमाउंट हर केस में, चाहे वो मिडल हो, स्टार्टिंग हो, बिगिनिंग हो, हर केस में उसने टोटल 12 बार पैसा निकाला है तो 12 बार ही कैलकुलेट होगा। श्योर? ये आपका आंसर आता है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। होप सो गाइस आपको हमारा ये इजी सेंस समझ में आया होगा। सो मैं राजन अपना लेक्चर यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।